नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका LNT एजुकेशन में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान सूचना आयोग। राजस्थान पॉलिटी में आयोगों की सीरीज में अपन 2 आयोग पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ा था अपन ने RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, और उसके बाद कल अपन ने देखा था राजस्थान मानवाधिकार आयोग। आज हम देखेंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ठीक है। आयोगों से अगर किसी सिलेबस में विस्तृत राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस है तो 2 प्रश्न आपके आयोगों से देखने को मिलते हैं। 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं, है ना। और अपन जो लेके आ रहे हैं ऑथेंटिक, चाहे सूचना आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे राजस्थान सरकार का कोई अधिनियम हो, वहाँ से अपन ये सोर्स या कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह प्रमाणिक और ऑथेंटिक है। इसलिए ये आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया करके चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। इस सेशन को स्टेटस लगाइए, अपने दोस्तों को सूचित कीजिए। ठीक है। चाहे रीट की तैयारी करने वाले हो या फिर RPSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। चलते आगे। पहली खबर क्या है? सूचना का अधिकार। हम पढ़ रहे हैं सूचना आयोग। तो पहली बात तो ये कि सूचना का अधिकार होता क्या है। ठीक है। तो सूचना का अधिकार RTI, भाई RTI एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, लेकिन उससे पहले भी सूचना का अधिकार जब 2000 में आंदोलन चल रहा था, 1990 के दशक के बाद से प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के लिए अनेक जन नायकों ने आंदोलन प्रारंभ किए थे, है ना। और उसी सीरीज में अपन देखते हैं कि अरुणा रॉय, जिसका राजस्थान में ब्यावर से जो आंदोलन हुआ था पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन में, जिसको हम बाद में बोलते हैं कि राजस्थान को मजबूरन 2000 में, सन 2000 में कानून बनाना पड़ा, सूचना के अधिकार के लिए कानून बनाना पड़ा सन 2000 में। ठीक है। तो ब्यावर में जो चांद गेट है, वहाँ से अरुणा रॉय ने आंदोलन शुरू किया था ताकि प्रशासन में पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार की कमी हो, जनता को सूचना मिले, नागरिकों तक सब खबरें पहुँचे। ठीक है। तो इसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस लोकतांत्रिक संस्था से खबर सूचना प्राप्त करने का अधिकार है ना। ये सूचना का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में यदि बात करें तो अनुच्छेद 19 अपन देखते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 क में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इंडियन पॉलिटी में अपन देखते हैं वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किस में है? अनुच्छेद 19 बन। इसमें क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये मौलिक अधिकार भी है कि हमें सूचना मिलनी चाहिए, है ना। तो इसी कड़ी में आंदोलन हुए। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को कोई जानकारी प्राप्त करने या दस्तावेज या सामग्री के प्रमाणिक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। भाई कोई भी संस्था है, उस संस्था से अपन प्रमाणिक, जो जनता होती है राज्य की या देश की, वो प्रमाणिक नमूने ले सकती है। यही सूचना का अधिकार है। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा? ये जो सूचना का अधिकार होता है, क्या हम किसी निजी संस्था से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते। हम केवल उन संस्थाओं से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं जो या तो सरकारी है या फिर जो सरकार के वित्त पोषण से संचालित होती है। ये याद रखना कि वे संस्थाएं जो या तो सरकारी है या सरकारी वित्त से संचालित होती है, ऐसी संस्थाओं के बारे में हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वो हमें सूचनाएं प्रदान करेगी, ये उनकी बाध्यता है। सूचना का अधिकार जो अधिनियम आया था उसके तहत ये अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है। चलते आगे। इसमें सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले सभी निकाय, जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। अब गैर सरकारी संगठन कौन सा होगा? गैर सरकारी संगठन तो वो होगा जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है या सरकार के वित्त पोषण से वह संस्था चलती हो। ठीक है। जिनका स्वामित्व, नियंत्रण या वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है, ऐसे गैर सरकारी निकाय, ठीक है, जो NGO होते हैं, जो सरकार के वित्त से चलते हैं, सरकार के पैसे से चलते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। याद रखना। संविधान के अनुच्छेद 19 क में, 19 बन में क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है के अंतर्गत मूल अधिकारों का दर्जा दिया गया। भाई सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार होता है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इसको भी मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है ना। शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अरुणा रॉय ने, किसने? ये नाम याद रखना, अरुणा रॉय जी का नाम याद रखना। राजस्थान में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अरुणा रॉय याद रखना। आंदोलन कहाँ पे किया था ये भी याद रखना।
ठीक है। अरुणा रॉय ने ब्यावर के चांद गेट नामक स्थान से, ये याद रखना, ब्यावर के चांद गेट नामक स्थान से अरुणा रॉय जी ने आंदोलन किया था, और ये याद रखना है ना। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। एक ये याद रखना कि इसमें सरकारी संस्थाएं तो शामिल है, प्लस वो संस्था या वो एनजीओ भी शामिल होंगे जो सरकारी वित्त से चलते हो, सरकारी स्वामित्व उनमें हो, नियंत्रण सरकार करती हो, या सरकार के जो पैसे से वो संचालित होते हो, उनको भी सूचना का अधिकार के दायरे में रखा गया है, ये याद रखना। ठीक है। हमने आज अभी देखा कि सूचना का अधिकार क्या होता है, कि सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को कोई जानकारी प्राप्त करने या दस्तावेज या सामग्री के प्रमाणिक नमूने लेने का अधिकार देता है ना, याद रखना इसको। चलते आगे। सर्वप्रथम राजस्थान में बात करें यदि राजस्थान की, सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया। कब लाया गया? देखो भारत की बात करें, भारत में अधिनियम आता है 2005 में। कब आता है? 2005 में। अब क्योंकि ये आंदोलन कहाँ पे चल रहा है? राजस्थान में चल रहा है, और जयपुर तक ये आंदोलन फैल गया था। जो ब्यावर से जो प्रशासन में जो पारदर्शिता लाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो जयपुर तक फैल चुका था। तो राजस्थान सरकार पर तो ये दबाव था ही कि आपको ऐसा कोई कदम उठाना होगा, इसीलिए भारत में कदम उठाया जा रहा है 2005 में। भारत में अधिनियम आ रहा है 2005 में, लेकिन राजस्थान में कब आ गया था? सन 2000 में। ठीक है, याद रखना। सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया, ये याद रखना। ये प्रश्न पूछ लिया है आरपीएससी ने, आरपीएससी यहां से प्रश्न पूछ चुकी है। ठीक है, याद रखना। सर्वप्रथम 2000 में अधिनियम लाया गया था जो जनवरी 2001 को लागू हुआ, 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था, ये याद रखना। ये अधिनियम कब लागू हुआ? 2001 में लागू हुआ, है ना। अरुणा रॉय याद रखना है, आपको भूलना नहीं है उसको, है ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005 की हम बात कर रहे हैं। 2004 में लोकसभा में सूचना का अधिकार विधेयक पेश किया गया। विधेयक पहली बार लोकसभा में लाया गया था, और कब लाया गया था? सन 2000 में लाया गया था। ठीक है, ये याद रखना कि 12 मई 2005 को संसद में विधेयक पारित हो गया। भाई जो सूचना का आरटीआई एक्ट 2005 है, ये जो आरटीआई एक्ट है, ये जो आरटीआई एक्ट 2005 है वह संसद में 12 मई 2005 को पारित हो गया था। कब पारित हो गया था? डेट याद नहीं, याद रखना कि मई 2005 में पारित हो गया था, मई 2005 में पारित हो गया था। अच्छा, सदन में कब लाया जा रहा है? पहली बार ये जो विधेयक है वे लोकसभा में 2004 में लाया गया था। ठीक है, कहाँ लाया गया था? सर्वप्रथम लोकसभा में लाया गया था, और कब लाया गया था? 2004 में लाया गया था, है ना, याद रखना इसको। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसको 15 जून को राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दे दी, याद रखना। 12 अक्टूबर 2005 को यह देश भर में, उस समय प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण देश में 12 अक्टूबर को यह लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर को। अच्छा, याद रखना कि 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? आरटीआई एक्ट 2005 कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर को लागू हुआ था ना, ये याद रखना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर को लागू हुआ था। यहां से प्रश्न आ सकता है, याद रखना कि 12 अक्टूबर को आरटीआई एक्ट 2005 लागू हुआ था। राष्ट्रपति जी ने 15 जून 2005 को अनुमति दी थी, 12 मई 2005 में संसद से पारित हो गया था, और 2004 में इसे सदन में रखा गया, लोकसभा में रखा गया था। किसको? इस विधेयक को। और विधेयक कानून कब बन गया? 15 जून को कानून बन गया था। ठीक है, क्योंकि कानून कब बनता है? विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखना। एक अपने देखा था कि राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया, जो जनवरी 2001 में लागू हो गया था। ठीक है, किसको याद रखना है अपन को। चलते आगे। अब राजस्थान में सूचना का अधिकार, अब आ जाते हैं अपन राजस्थान की ओर।
राजस्थान में सूचना का अधिकार, राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005। भाई अधिनियम तो भारतीय आ गया, आरटीआई एक्ट 2005 आ चुका था, आरटीआई एक्ट 2005 आ चुका था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये जो आरटीआई एक्ट 2005 आया था, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, इसी में राष्ट्रीय सूचना आयोग, इसी में ये जो आरटीआई एक्ट 2005 आया था, इसी में राष्ट्रीय और राज्य सूचना आयोग दोनों का प्रावधान कर दिया गया। राज्य सूचना आयोग दोनों का प्रावधान कर दिया गया आरटीआई एक्ट 2005 में, तो राज्यों को अलग से अधिनियम लाने की जरूरत नहीं रह गई। ठीक है, याद रखना। तो राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005 लाए गए। क्या लाए गए? ये याद रखना, नियम 2005 लाए गए, ये याद रखना। और ये नियम कब लागू हो गए थे? याद रखना, 13 अक्टूबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर, ये जो नियम थे राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005, इन्हें 13 अक्टूबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और प्रभावी बनाया गया। इन नियमों को प्रभावी कब बनाया गया? 13 अक्टूबर 2005 को, याद रखना। प्रश्न आएगा यहाँ से, बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। राजस्थान सूचना आयोग जब सिलेबस में दिया हुआ होता है तो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब होता है, गठन कब हुआ, नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, योग्यता क्या होती है, और वो पढ़ के चले जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में जो सूचना का अधिकार नियम 2005 है वह कब लागू किया गया, कब प्रभावी बनाया गया। अब वो सोच रहे कि तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई सिलेबस कहाँ से बाहर सिलेबस कहाँ से हुआ? क्योंकि जो आप जैसे राजस्थान सूचना आयोग पढ़ रहे हो तो भाई आयोग बना कैसे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, तो वो पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है, कैसे उसका विकास हुआ, क्या प्रावधान उससे पहले किए गए थे, तो सारी टाइमलाइन आपको याद होना जरूरी है। आजकल का जो पैटर्न आरपीएससी ने अपनाया है, आपको पूरी टाइमलाइन जरूर याद रखनी है, तभी आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना फिर नो मैच फाउंड तो आएगा ही। ठीक है, याद रखना। तो राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005, राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005 कब लागू हो गया था? 13 अक्टूबर 2005 को प्रभावी बनाया गया था। इसको याद रखना, वरना फिर आरपीएससी की परीक्षाओं में आपको नो मैच फाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, अब आते हैं अपने आयोग की तरफ। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, इसका गठन कब होता है? 13 अप्रैल 2006 को। बात तो हो रही है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, इसका गठन कब होता है? 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन होता है, लेकिन 13 अक्टूबर 2005 को ये नियम प्रभावी बनाए गए। ये नियम कब प्रभावी हुए थे? 13 अक्टूबर 2005 को नियम प्रभावी हो गए थे। और बात करें अधिनियम की, तो अधिनियम तो राष्ट्रीय स्तर पर आया था और उसी में राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी सूचना आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, और ये कब लागू होता है? 12 अक्टूबर को। ये डेट याद रखना, 12 अक्टूबर को। अब राज्य सूचना आयोग आप लोग पढ़ रहे हो, एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रीय सूचना आयोग ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। तो याद रखना, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत तो जो राज्य का सूचना आयोग होता है वह गठित होता है, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2006 को, 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना 13 अप्रैल 2006, याद रखना 13 अप्रैल 2006, ये याद रखना आपको। अच्छा, एक पढ़ रहे थे अपन, कल पढ़ा था अपन ने मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग मार्च 2000 को, कब? मार्च 2000 में क्रियाशील हो जाता है ना, वो डेट याद रखना उसकी। यहाँ 13 अप्रैल 2006 याद रखना। क्या याद रखना है? 13 अप्रैल 2006 याद रखना। अपन ने देखा था कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से आयोग पढ़े? एक पढ़ा है आरपीएससी, एक देखा है मानवाधिकार आयोग, और आज अपन देख रहे हैं सूचना आयोग। ठीक है, आरपीएससी, इसका गठन कब होता है? आरपीएससी का गठन कब होता है? गठन होता है इसका 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को गठन होता है। किसका? आरपीएससी का। ठीक है, याद रखना। अच्छा, मानवाधिकार आयोग, इसकी अधिसूचना कब आती है? इसकी अधिसूचना आती है जनवरी 1999 में।
कब आती है? जनवरी 1999 में। और क्रियाशील कब होता है? ये क्रियाशील हो जाता है मार्च, कब होता है? मार्च सन 2000 में, है ना। ये याद रखना किसके लिए है? मानवाधिकार आयोग के लिए। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं सूचना आयोग। ठीक है, तो सूचना आयोग का गठन कब होता है? कब होता है? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब होता है? 13 अप्रैल 2006 को, है ना। ये याद रखना। ये तीन चार डेट याद रखना कि आरपीएससी का गठन कब होता है? 22 दिसंबर 1949 को। मानवाधिकार आयोग की बात करें तो याद रखना ना, जनवरी 1999 में, और क्रियाशील होता है मार्च 2000 में। ठीक है, सूचना आयोग 13 अप्रैल 2006 को गठन होता है ना, ये डेट याद रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं 18 अप्रैल 2006 को। भाई 13 अप्रैल को गठन हो गया था, और 18 अप्रैल को राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एम.डी. कोरोनी। अच्छा, पटवारी का पेपर हुआ था अभी, पटवारी के पेपर में पूछा था कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? कौन थे? एम.डी. कोरानी। कौन थे? एम.डी. कोरानी थे, याद रखना। एम.डी. कोरानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त थे, कौन थे? एम.डी. कोरानी थे, याद रखना। 18 अप्रैल 2006 को इनको नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 18 अप्रैल को, है ना। 18 अप्रैल को, 13 अप्रैल को तो गठन होता है, और 18 अप्रैल को इनकी पोस्टिंग की गई। ठीक है, याद रखना। प्रारंभ में कार्यालय हरिश्चंद्र माथुर आयोग, ठीक है, HCM रीपा, चल लिखा हुआ नीचे, HCM रीपा, हरिश्चंद्र माथुर आयोग, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कहाँ पे आपके? जयपुर में है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान, ये कहाँ पे है? जयपुर में है। तो जो राजस्थान सूचना आयोग है, राजस्थान सूचना आयोग का जो कार्यालय है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसका कार्यालय पहले कहा था? HCM रीपा में था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। यहाँ पे पहले इनका कार्यालय था, अभी नए भवन का उद्घाटन किया जा चुका है, और जून 2013 से, कब से? जून 2013 से राजस्थान सूचना आयोग कहाँ काम करता है? OTS के पास, झालाना लिंक रोड, जयपुर में। ठीक है, याद रखना। नवीन कार्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। कार्यालय तो जयपुर में ही था पहले भी, लेकिन पहले कहाँ पे था? हरिश्चंद्र माथुर आयोग, सॉरी आयोग नहीं, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान, HCM रीपा। शॉर्ट में याद रखना आप तो कि HCM रीपा में पहले क्या था? कार्यालय था, किसका? सूचना आयोग का। और आज कहाँ पे है? OTS के पास, झालाना लिंक रोड, जयपुर में है ना। याद रखना, आजकल पूछ लेती है, जब आरपीएससी ये पूछ सकते हैं कि भाई हम कहाँ बैठे हैं। आरपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ है कि आरपीएससी का कार्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? घुंगरा घाटी, अजमेर में है। जब आरपीएससी ऐसा पूछ चुकी है, तो आरपीएससी ने ये भी पूछ लिया पहले कि जो हरिश्चंद्र माथुर संस्थान है, HCM रीपा, वहां पे क्या है? सूचना आयोग ने पहले आरंभ में कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में कहाँ कार्य करता है? OTS के पास में, जो झालाना लिंक रोड है वहां पे, है ना। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आरपीएससी पूछती है आजकल ऐसे प्रश्न। अच्छा, अपने कार्यालय की बात कही थी, है ना। ये जो नए भवन का संचालन किया जा रहा है, इसका जो कार्यालय होता है, सूचना आयोग के जो कार्यालय होता है, उसका संचालन, ये पर कार्यालय कहाँ होगा, ये निर्णय कौन लेगा? राजस्थान सरकार। कौन लेगी? राज्य सरकार तय करेगी। राज्य सरकार तय करेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना कि राज्य सरकार तय करेगी कि कार्यालय कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद है आदर्श वाक्य। किसका आदर्श वाक्य? ये है आपदानी जनिभ्य, जो राजस्थान सूचना आयोग है उसका आदर्श वाक्य। ठीक है, याद रखना, राजस्थान सूचना आयोग का आदर्श वाक्य, ये लोगो है उसका। ठीक है, आपदानी जनिभ्य, ये याद रखना, हम सूचना देते हैं, है ना। याद रखना इसको, आदर्श वाक्य को याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आयोग अपने न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 के अनुसार कार्य करता है। ये प्रश्न आएगा, है ना, एग्जाम में आएगा कि राजस्थान का जो सूचना आयोग होता है, वह अपने न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत या फिर कौन से विनियम के तहत कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखना, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007, ये याद रखना,
राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 के अनुसार राजस्थान का जो सूचना आयोग है अपने न्यायिक कार्यों का संचालन करता है, का प्रबंधन करता है। ये बात याद रखना, ठीक है। 2007 में ये विनियम बनाए गए और इनके तहत राजस्थान सूचना आयोग अपने न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए कार्य करता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा आरपीएससी वालों, ध्यान दे लो, यहाँ से प्रश्न आएगा आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि आयोग, जो सूचना आयोग होता है, अपने न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 के अनुसार कार्य करता है। पूछेगा कि कौन सा विनियम था, तो विनियम 2007 है, इसको याद रखना। और एग्जाम में आरपीएससी की चाहे ईओआरओ हो या एसआई हो या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या आरएस, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि आरपीएससी पूछ रही है यहाँ से प्रश्न, ठीक है, याद रखना। यह एक वैधानिक निकाय है। अब वैधानिक कैसे है, संवैधानिक क्यों नहीं है? भाई संविधान में उल्लेख होता तो यह एक संवैधानिक निकाय होता, लेकिन क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अधिनियम बनाकर क्या लेके आए थे 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया था। कब आया था? 2005 में एक आरटीआई एक्ट आया था। अच्छा, लागू कब होता है? 12 अक्टूबर को लागू हो जाता है। 15 जून को राष्ट्रपति जी ने अनुमति दे दी थी, ठीक है। तो ये जो आरटीआई एक्ट आया था, हम सूचना आयोग के लिए या फिर सूचना के अधिकार के लिए जो अधिनियम लेके आ रहे हैं, अब ये अधिनियम हम सरकार संसद लेके आ रही है, इसलिए ये वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना। ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, है ना, इसको याद रखना। संवैधानिक नहीं है, केवल वैधानिक निकाय है जो पूर्णतः स्वायत्त शासी संस्थान है। ये 2 बार आ गया, ठीक है। ये एक स्वायत्त शासी संस्थान है, वैधानिक निकाय है। याद रखना, आयोग को अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भाई स्वायत्त संस्थान है तो किसी और संस्थान से निर्देश क्यों लेगा, ठीक है, याद रखना। अपने कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण को किसी और संस्थान से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। गठन कौन करेगा? राज्य सरकार गठन करती है। जो राज्य सूचना आयोग होता है उसका गठन कौन करता है? राज्य सरकार गठन करती है। कौन करता है? राज्य सरकार गठन करती है, ठीक है, याद रखना। एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, इसकी संरचना क्या होगी? सॉरी, इसकी संरचना क्या होगी? 1+10। इसका मतलब क्या है? एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम इसमें 10 सदस्य हो सकते हैं। किसमें? सूचना आयोग में। जो राज्य सूचना आयोग है उसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में आज की डेट में तो 3 ही है। आज की बात करें तो आज की डेट में 1+3 है। कितने हैं? 1+3 है। लेकिन कितने हो सकते हैं अधिकतम? तो अधिकतम 10 हो सकते हैं, याद रखना। राजस्थान सूचना आयोग में एक अध्यक्ष हो सकता है, अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ये संरचना है, इसको याद रखना, यहां से प्रश्न आ सकता है ना। अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। गठन कौन करेगा? राज्य सरकार गठन कर रही है, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आवदानी जनेभ्य। आदर्श वाक्य क्या है? आवदानी जनेभ्य इसका आदर्श वाक्य है। यह एक वैधानिक संस्थान है, वैधानिक संस्थान है, स्वायत्त संस्थान है। यह अपने कार्य कैसे करेगा? किसी और संस्थान से इसको निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। और क्या याद रखना है आपको कि गठन कौन करता है? राज्य सरकार गठन कर रही है। इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं और एक अध्यक्ष हो सकता है। 1+10 की इसकी संरचना है, ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, आरपीएससी के बारे में अपन ने देखा था पहली क्लास जब अपनी हुई थी, ठीक है। तो आरपीएससी में पहले 1+7 का प्रावधान था, लेकिन ये याद रखना अब 2025 से 1+10, कितना? 1+10। आरपीएससी में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष हो सकता है और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। कब से? 2025 से, ये याद रखना, ठीक है। 1+10 याद रखना, आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में कितने हैं? 1+2 है। कितने हैं? 1+2 है, याद रखना। अब बात आती है सूचना आयोग की। किसकी? राजस्थान राज्य सूचना आयोग की। इसमें कितने हैं? इसमें भी 1+10 है। कितने हैं? 1+10 है, ठीक है। पहले नहीं थे, शुरू से इसमें 1+10 ही थे, ठीक है। आरपीएससी में पहले 2011 से अब तक कितने थे? 1+7 थे। अभी कितने हैं? 1+10 है, याद रखना। आरपीएससी और सूचना आयोग में सदस्यों की संख्या समान है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलते आगे। अच्छा, नियुक्ति कौन करेगा?
राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करेगा। सूचना आयोग के सदस्यों की या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। ठीक है, एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। अच्छा, अध्यक्ष वो जो समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। सदस्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, एक मंत्रिमंडल का सदस्य जो मुख्यमंत्री तय करेगा कि मंत्रिमंडल में से कौन आएगा। इसका मतलब एक कैबिनेट सदस्य, कैबिनेट का एक व्यक्ति होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री हो गया आपके, एक विपक्ष का नेता हो गया आपके, एक विपक्ष का नेता हो गया आपके, और एक मंत्रिमंडल का व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो ये सीएम तय करेगा। इधर सीएम खुद है, इधर विपक्ष का नेता है, और सीएम इसका कौन होता है? अध्यक्ष होता है, याद रखना। ठीक है, एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति करता है, और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उस समिति के दो सदस्य होंगे, एक तो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, दूसरा विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कार्यकाल कितना होगा? 365। ये कंफ्यूजिंग है। कितना? क्यों कंफ्यूजिंग है? पहले 565 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 565। उसके बाद में प्रावधान कर दिया गया कि 2019 में संशोधन कर दिया गया। 2019 में संशोधन हुआ और ये बोला गया कि केंद्र सरकार तय करेगी। कौन तय करेगा? वेतन भत्ते और कार्यकाल कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी। कब बोला गया? 2019 में। अब केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि 3 वर्ष या 65 वर्ष। किसने तय किया? ये केंद्र सरकार ने। किसने तय किया है? ये केंद्र सरकार ने। ये याद रखना। अभी केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि 3 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, याद रखना। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। 3 वर्ष 65 वर्ष, ये याद रखना। ठीक है, आरपीएससी की बात करें, यदि आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? 562 या 662? 662। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 370। कितना होता है? 370। और सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 365। कितना होता है? 365 कार्यकाल होता है, याद रखना। तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, हटाएगा कौन? अच्छा, शपथ नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है। नियुक्ति कौन कर रहा है? शपथ कौन दिला रहा है? हटा कौन रहा है? निलंबन कौन कर रहा है? चाहे कुछ भी आ जाए, राज्यपाल ही करेगा। राज्य सूचना आयोग में चाहे कुछ भी आ जाए, राज्यपाल ही निलंबन करता है, राज्यपाल ही पद से हटाता है, राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है, राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। ठीक है, ऐसा आरपीएससी के बारे में नहीं है। आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल ही हटाता है। कौन हटाता है? राज्यपाल हटाता है। राज्यपाल को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। भाई त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद राज्यपाल हटा सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। क्या क्या देखा स्लाइड में? वापस देख लीजिए एक बार। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाएगा। निलंबित कौन करेगा? राज्यपाल। त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को। राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, ठीक है, त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को। निलंबित कौन करेगा? राज्यपाल। हटाएगा कौन? राज्यपाल। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। याद रखना, हटाएगा राज्यपाल, शपथ राज्यपाल दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। याद रखना, इस स्लाइड से एक प्रश्न बन सकता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखना है। ठीक है, समिति में अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और उसके बाद में विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, हटाने का आधार क्या है? भाई ऐसे कैसे हटा देगा राज्यपाल? तो राज्यपाल हटाएगा तब जब सुप्रीम कोर्ट की जांच आ जाती है, जांच की रिपोर्ट आती है, उसके बाद में राज्यपाल या तो निलंबित करेगा या हटाएगा। लेकिन आधार तो होना चाहिए भाई, किस आधार पे हटाओगे? सुप्रीम कोर्ट जांच किस आधार पे करेगा? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर।
कदाचार या असमर्थता के आधार पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अच्छा, हटाने के अन्य आधार भी है भाई, जरूरी थोड़ी है कि सिद्ध कदाचार हो या असमर्थ हो, और क्या आधार हो सकते हैं भाई, वो दिवालिया घोषित हो जाए। यदि सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए तो उसे हटाया जा सकता है। वह लाभ का पद ग्रहण कर ले, भाई कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, ठीक है, मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए। यदि अक्षम है तो वह अयोग्य हो जाएगा क्योंकि कार्य नहीं कर पाएगा। न्यायालय ने अपराध के लिए दोष सिद्धि, मतलब न्यायालय में दोष सिद्ध हो चुका है उन पे, अपराध के लिए कोई अपराध किया और वह दोष सिद्ध हो चुका है तो राज्यपाल हटा सकता है, ठीक है, याद रखना। अन्य आधार कौन कौन से थे, दिवालिया घोषित हो चुका है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, काम नहीं कर सकता, लाभ का पद ग्रहण कर ले, न्यायालय में उस पर दोष सिद्ध हो जाए तो वह व्यक्ति भी सदस्य नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा, याद रखना। उसके बाद है वेतन भत्ते, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते। दोनों बातें याद रखना कि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, यदि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो निर्वाचन आयुक्त के समान, जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है उसके समान, ठीक है, याद रखना। मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, इसकी कितनी होगी, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्त के बराबर। ये बात याद रखना कि निर्वाचन आयुक्त के बराबर किसकी होती है, मुख्य सूचना आयुक्त की। मुख्य सूचना आयुक्त की वेतन भत्ते पेंशन होती है मुख्य सूचना आयुक्त की, ये याद रखना। अब बात करें अन्य सूचना आयुक्तों की, ठीक है, तो अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। किसके समान होंगे, मुख्य सचिव के समान होते हैं, याद रखना। अन्य सूचना आयुक्त है तो मुख्य सचिव आ जाएगा, यदि मुख्य सूचना आयुक्त है तो कौन हो जाएगा, निर्वाचन आयुक्त आ जाएगा, वेतन भत्ते उसके समान होते हैं, याद रखना। हालांकि 2019 में, कब, 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया, और संशोधन ये किया गया कि अब केंद्र सरकार तय करेगी वेतन भत्ते। कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी। तो जो 2019 में जो संशोधन हुआ था उसमें यह तय हुआ कि कार्यकाल और वेतन भत्ते कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी, ठीक है, याद रखना। तो कार्यकाल तो 3 और 65 अभी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, उसको याद रखना। और ये याद रखना कि मुख्य सचिव के समान किसका होगा, अन्य सूचना आयुक्त का, और मुख्य सूचना आयुक्त का किसके समान होगा, किसके समान होगा, निर्वाचन आयुक्त के समान होगा, याद रखना। चलते आगे। अच्छा, क्या योग्यता होनी चाहिए कि सूचना आयोग का आयुक्त कौन बन सकता है, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति जो विधि में, विज्ञान में, समाज सेवा में, प्रबंधन में, पत्रकारिता, प्रशासन या शासन में व्यापक अनुभव रखता हो, ठीक है, वह व्यक्ति विधि के क्षेत्र से आना चाहिए या विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से हो, ठीक है, या पत्रकारिता के क्षेत्र से वह व्यक्ति हो, शासन प्रशासन के बारे में गहरा अनुभव रखता हो, ठीक है, प्रबंधन समाज सेवा में उसका योगदान हो, ऐसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या बन सकता है, सूचना आयुक्त बन सकता है। क्या बन सकता है, सूचना आयुक्त बन सकता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है, उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं वे क्या बन सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। भाई जो अन्य सूचना आयुक्त है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ये तो बन सकते हैं। सूचना आयुक्त तो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनेंगे। एक बात और याद रखना, ये जो सूचना आयुक्त होते हैं यदि मुख्य सूचना आयुक्त बना दिए गए तो मिलाकर इनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों पदों पर मिलाकर कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद चलते आगे। सूचना आयोग के कार्य व शक्तियां क्या है, सूचना आयोग के कार्य व शक्तियां। अब सुनना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19, 20 एवं 25 में सूचना आयोग के कार्य व शक्तियों का वर्णन है, ठीक है। स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है, आरपीएससी बनाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में कार्य व शक्तियों का वर्णन है, तो सही बात है। धारा 19 में है तो सही बात है, ठीक है, याद रखना। 20 और 25 में शक्तियों का उल्लेख है। आयोग के द्वारा अपील पर दिए गए निर्देश बाध्यकारी होते हैं। भाई यदि आपने शिकायत की,
आपने सूचना मांगी, किसी संस्थान से सूचना मांगी जो कि सरकारी संस्थान है, सूचना मांगी, अब ये सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, आप शिकायत करते हो, आप शिकायत करते हो 30 दिन के भीतर, पहली अपील, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम अपील, प्रथम अपील। उसके बाद ये भी आप यहां से आप संतुष्ट नहीं होते हो और 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर पुनः द्वितीय अपील करते हो। कौन सी अपील करते हो, द्वितीय अपील करते हो। तो ये जो अपील के मामले में द्वितीय अपील किसको करेंगे, सूचना आयोग को, द्वितीय अपील सूचना आयोग को की जाती है, किसको की जाएगी, सूचना आयोग को। और ये जो द्वितीय अपील होती है इसके पर जो निर्देश आते हैं, जो निर्णय आता है किसका, सूचना आयोग का, अपील के संबंध में सूचना आयोग का जो निर्णय आता है वह बाध्यकारी होता है। ठीक है, बाध्यकारी होता है, याद रखना। मैंने बोला कि कोई सूचना लेने गया व्यक्ति किसी संस्थान के बारे में, ठीक है, और लोक सूचना अधिकारी होता है, उसने सूचना नहीं दी तो वह शिकायत कर सकता है। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी होता है, उसके खिलाफ शिकायत करेगा, 30 दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकता है, और उसके बाद वहां वह संतुष्ट नहीं होता है तो पुनः शिकायत किसको करेगा, द्वितीय अपील किसको की जाएगी, सूचना आयोग को द्वितीय अपील की जाती है 90 दिन के भीतर। ठीक है, अब यदि सूचना आयोग उस पर कोई निर्देश देता है, उस अपील पर कोई निर्णय देता है तो वे निर्णय बाध्यकारी होंगे, इतनी सी बात है, याद रखना। ठीक है, आयोग के द्वारा अपील पर दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं। सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, राज्य सरकार को। ये जो धारा 25 है, धारा 25 में क्या है, रिपोर्ट है। धारा 25 में क्या है, सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, राज्यपाल को, सॉरी राज्य सरकार को। क्या हो रहा है, राज्य सरकार को सूचना आयोग रिपोर्ट देता है। किसे रिपोर्ट देता है, राज्य सरकार को धारा 25 के अनुसार रिपोर्ट देता है। ठीक है, और राज्य सरकार उसे विधानसभा में प्रस्तुत करती है, याद रखना। आयोग किसी विषय की जांच में लोक प्राधिकरण के नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। आयोग के पास में सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है जब वह जांच करता है। जब आयोग जांच करता है तो उसे सिविल कोर्ट की दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। किसे, सूचना आयोग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इस स्लाइड में क्या क्या देगा कि जो सूचना आयोग होते हैं उसे धारा 18, 19, 20 और 25 के तहत उसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो सूचना आयोग होता है वह अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्य सरकार को धारा 25 के अनुसार रिपोर्ट देता है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को विधानसभा में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात ये कि किसी निर्णय पर, किसी अपील के विषय पर यदि कोई निर्णय देता है, कौन, सूचना आयोग, तो वो निर्णय बाध्यकारी होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो सूचना आयोग होता है वह किसी भी संस्थान के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, उनकी जांच कर सकता है और उसके लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है, याद रखना। उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है, किसे, सूचना आयोग को। ये बातें याद रखना। उसके बाद आगे है कि सूचना आयोग जुर्माना लगाता है यदि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण के, ये कुछ बिंदु है, इन कारणों के बिना या फिर इनका पालन कौन नहीं करता है, लोक सूचना अधिकारी नहीं करता है, तो सूचना आयोग उस पर जुर्माना लगाता है। ठीक है, कैसे कि यदि वह सूचना आवेदन लेने से मना कर दे। भाई कोई व्यक्ति गया सूचना मांगने और लोक सूचना अधिकारी मना कर देता है कि भाई सूचना नहीं है, जाओ यहाँ से। भाई कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना लेने जाता है, वो व्यक्ति, लोक सूचना अधिकारी बोलता है जाओ भाई सूचना नहीं देंगे। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। निर्धारित समय कितना, 30 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, 30 दिवस का समय होता है। यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में आरटीआई का निपटारा नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, सूचना आवेदक के को अस्वीकार कर दे। यदि सूचना का जो आवेदन किया गया है उसको ही अस्वीकार कर दे, आवेदन को अस्वीकार कर दे, जानबूझकर भ्रामक सूचना दे दे, गलत सूचना दे दे। ठीक है, गलत सूचना दे दे,
सूचना के आवेदन की विषय वस्तु को नष्ट कर दे, कि भाई इसने सूचना का आवेदन किया भी है नहीं किया, ऐसे साक्ष्य को ही नष्ट कर दे। सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाले, भाई सूचना उपलब्ध ना हो इसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी कर दे, तो इन 6 बिंदुओं पर जो सूचना आयोग होता है वह लोक सूचना अधिकारी को दंडित करेगा। और कैसे दंडित करेगा कि जो 30 दिवस की अवधि है इसके हिसाब से दिन व दिन 250 रुपए का जुर्माना लगेगा और अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और आरपीएससी ये प्रश्न पूछ चुकी है, आरपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछ लिया है। यदि कोई आरपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ध्यान से सुनना कि सूचना आयोग आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपए प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकती है। शास्ति मतलब जुर्माना, शास्ति है ना जुर्माना, हिंदी में पढ़ते होंगे आप पर्यायवाची। शास्ति का मतलब होता है जुर्माना, ठीक है, दंड, ठीक है। तो कितना 250 रुपए प्रतिदिन से, 250 रुपए प्रतिदिन से अधिकतम कितना हो सकता है 25,000, अधिकतम 25,000 तक, ठीक है। लोक सूचना अधिकारी पर यह जुर्माना लग सकता है 250 रुपए प्रतिदिन की दर से, ठीक है। याद रखना ये प्रतिदिन की दर से है, रोज का इतना जुर्माना लगा सकता है सूचना आयोग प्रतिदिन की दर से। अधिकतम कितना 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। यदि सूचना गलत दे दे, ठीक है, आवेदन पत्र को नष्ट कर दे, सूचना देने में वादा करे, गलत सूचना दे दे, आवेदन को अस्वीकार कर दे, सूचना देने से मना कर दे, ऐसी कंडीशन में आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप शिकायत करते हो तो लोक सूचना अधिकारी पर ये जो कार्यवाही की जाएगी कि 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक का शास्ति जुर्माना उसको दे होगा, याद रखना। उसके बाद आगे है कि सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में की जा सकती है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था, याद रखना उस प्रश्न को। ये प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनना, है ना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग को शिकायत, राजस्थान मानवाधिकार आयोग को शिकायत कौन सी भाषा में की जा सकती है, कौन सी भाषा में की जा सकती है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग को शिकायत कौन सी भाषा में की जा सकती है ना। आपके 4 ऑप्शन है, केवल हिंदी व अंग्रेजी में, केवल हिंदी व अंग्रेजी में, हिंदी, अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, हिंदी, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, हिंदी, अंग्रेजी व राजस्थानी में, हिंदी, अंग्रेजी व 8वीं अनुसूची की भाषा में, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भाषा में, सम्मिलित किसी भाषा में, ठीक है। ये अब देखो प्रश्न को, प्रश्न क्या है आपका, ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछ लिया और आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आरपीएससी की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है प्रश्न को पढ़ना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग को शिकायत कौन सी भाषा में की जा सकती है। भाई यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकारों का हनन होता है और शिकायत करता है तो किस भाषा में शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए है केवल हिंदी व अंग्रेजी में, ऑप्शन बी है हिंदी, अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में, ऑप्शन सी है हिंदी, अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा में,
ऑप्शन डी है हिंदी अंग्रेजी व 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भाषा में शिकायत की जा सकती है। तो किस भाषा में शिकायत की जाएगी, ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछा है। बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा और ऐसे प्रश्न ही आपको नो मैच फाउंड से बचाते हैं, ठीक है। ये जो शब्द है ना नो मैच फाउंड, इससे बचाने वाले ऐसे प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, ना कि मार्केट से जाके कोई भी छोटा मोटा नोट्स देख के उठा के ले आए, ऐसे नहीं चलेगा काम। आजकल का कंपटीशन है, इसमें दुकान पे जाके जो सीधी सादी भोली भाली चीजें दिखती है वो एक्चुअल में हमें सफलता नहीं दिलवा सकती। और जो चीजें कहते हैं ना कि दवाई कड़वी होती है, ठीक है, तो जो चीजें दिखने में थोड़ी जटिल लगे, ठीक है, वहां से, क्योंकि आरपीएससी भी जटिल हो चुकी है, आरपीएससी भी जटिल हो चुकी है, तो वो भी जटिल प्रश्न बनाती है। इसलिए मार्केट में जाके कि अच्छी अच्छी रंग बिरंगी बुक्स देखने से अच्छा है कोई अच्छी प्रमाणिक बुक हो आपके पास और आप वहां से उसे पढ़कर सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये जो ऐसे जटिल प्रश्न होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, यदि आपको इस भीड़ से निकलना है। तो याद रखना कि केवल हिंदी व अंग्रेजी, केवल हिंदी अंग्रेजी व स्थानीय भाषा, हिंदी अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि हिंदी अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में अपन मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं, परिवाद लेके जा सकते हैं। कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी या 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भाषा होगी। भारतीय संविधान की जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें क्या है? भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो 22 भाषाओं को इसमें रखा गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची की कोई भाषा है, ठीक है, तो उस भाषा में भी शिकायत की जा सकती है। किसके पास? मानवाधिकार आयोग के पास, ठीक है। तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी व 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा। यदि बात, अच्छा ये तो मानवाधिकार आयोग के बारे में, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, इसको याद रखना। लेकिन मैं बात करूं हिंदी अंग्रेजी व स्थानीय भाषा की, तो ये किसके बारे में है? ये सूचना आयोग के बारे में है। किसके बारे में है? सूचना आयोग के बारे में है। सूचना आयोग के बारे में है कि सूचना आयोग के पास व्यक्ति हिंदी में, अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में शिकायत कर सकता है। हिंदी में, अंग्रेजी में और कोई व्यक्ति स्थानीय भाषा में भी सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकता है। लेकिन यदि बात हो मानवाधिकार आयोग की, तो बात याद रखना हिंदी अंग्रेजी व 8वीं अनुसूची के तहत जो भाषा है उसके तहत ही शिकायत की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे अपन कि किसी व्यक्ति को जो सूचना करनी होगी वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में लिखित रूप से भी शिकायत कर सकता है, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में। अच्छा एक बात याद रखना कि वह लिखित सूचना कर शिकायत को लिखित माध्यम में करेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कर सकता है और मौखिक माध्यम में भी कर सकता है। वह मौखिक भी शिकायत कर सकता है। यदि मौखिक शिकायत की जाती है तो जो लोक सूचना अधिकारी होता है वह उसे लिखेगा या लिखने की व्यवस्था करेगा। याद रखना शिकायत लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। भाषा याद रखना, सूचना के लिए जो आवेदन करोगे ना आप, उसमें 10 रुपये की फीस देनी होगी आपको, ठीक है। यदि आप बीपीएल से हो तो वो 10 रुपये भी नहीं देने होंगे, लेकिन 10 रुपये की फीस सभी और बाकी के लिए होगी, ठीक है। लोक सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा। कराएगी नहीं कराएगा, कराएगी कराएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो लोक सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करवाएगा। ये डेट याद, ये समय याद रखना, समय अवधि याद रखना कि 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी शिकायत दर्ज कराएगा, सॉरी शिकायत नहीं, सूचना उपलब्ध कराएगा, ठीक है, याद रखना। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर भी सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। यदि जो सूचना है, जो मांगी गई सूचना है, वो किसी व्यक्ति के जीवन से बड़ी तो नहीं हो सकती, और इसीलिए जहां प्रावधान 30 दिन का है वो सूचना आपको 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है, याद रखना। जीवन की स्वतंत्रता या जीवन से जुड़ी कोई सूचना है वो आपको 48 घंटों के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना। ये 30 दिवस की समयावधि याद रखना। चलते आगे, ये याद रखना कि जीवन की स्वतंत्रता
या व्यक्ति के जीवन से संबंधित कोई सूचना है तो 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करवानी होगी। लोक सूचना अधिकारी 30 दिवस के भीतर सामान्यतः सूचना उपलब्ध करवाता है। याद रखना, सूचना हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लिखित या मौखिक सूचना हो सकती है। याद रखना। चलते आगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये जो आरटीआई एक्ट है, ठीक है, इसकी धाराएं देख लेते हैं एक बार। आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो यहाँ से प्रश्न पूछ लेती है, आजकल तो पूछ रही है, ठीक है, तो मोटा मोटा याद रखना। बाकी अधीनस्थ बोर्ड में ऐसा प्रश्न संभावना कम है, बाकी आप एक बार देख सकते हो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। बाकी जो अब तक पढ़ा है पर आगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है, वहां से अधीनस्थ बोर्ड के लिए वो न्यूज लाभदायक होगी, ठीक है। ये आरपीएससी वालों के लिए थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। अब परिभाषा किसकी होगी? चाहे लोक सूचना अधिकारी की हो, परिभाषा की बात करें तो चाहे परिभाषा लोक सूचना अधिकारी की हो, चाहे परिभाषा लोक सूचना अधिकारी की हो, या परिभाषा की हो कि अभिलेख क्या होता है, अभिलेख या दस्तावेज क्या होता है, या परिभाषा हो कि सूचना का अधिकार क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल है, सूचना का अधिकार क्या होता है, तृतीय पक्ष क्या होता है, कौन कौन सी संस्थाएं होगी। तो इस तरह की जो परिभाषा है, वैसे पूछ ले आपसे कि सूचना का अधिकार की परिभाषा कौन सी धारा में है, तो धारा 2 में है। परिभाषाओं की बात करें तो सारी परिभाषाएं, चाहे लोक सूचना अधिकारी की परिभाषा हो तो धारा 2 में है, याद रखना धारा 2 में है। सूचना का अधिकार क्या होगा, ये भी धारा 2 में है। सूचना का अधिकार इसकी जो परिभाषा है वो धारा 2 में भी है, और धारा 3 भी याद रखना कि धारा 3 का संबंध है किससे है? सूचना का अधिकार। धारा 3 का संबंध किससे है? सूचना का अधिकार से है। धारा 2 में परिभाषाएं है। अब धारा 4, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। क्या बाध्यताएं होगी? सरकारी जो लोक सेवक होते हैं, लोक प्राधिकारी होते हैं, उनकी क्या बाध्यताएं होगी? सूचना देने नहीं देने, आवेदन लेने नहीं लेने के लिए उनकी क्या बाध्यताएं होगी, याद रखना, ठीक है। धारा 6 में क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, ये हम पढ़ चुके हैं कि लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में शिकायत की जा सकती है, मौखिक रूप से शिकायत की जा सकती है। उसकी व्यवस्था कौन करेगा? लोक सूचना अधिकारी व्यवस्था करेगा। धारा 7 में क्या है? अनुरोध का निपटारा। भैया आपने सूचना का अनुरोध किया है, ठीक है, तो वो सूचना आपको 30 दिवस के भीतर मिल जानी चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति के जीवन से या स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है तो वह 48 घंटों के अंदर उपलब्ध करानी होगी, ये याद रखना, ठीक है। वापस देख लीजिए, धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। धारा 3 में क्या है? सूचना का अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार क्या होता है, वो धारा 3 में है। धारा 4 में क्या है? लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, धारा 4 में है। धारा 6 में क्या है? सूचना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कुछ धाराएं नहीं ली है, छोड़ दी है ना, याद रखना। धारा 6 में क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, ठीक है, आप किस माध्यम में अनुरोध कर सकते हो, ठीक है। धारा 7 में क्या है? अनुरोध का निपटारा, कि आपको 30 दिवस के भीतर इसका निपटारा करना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। धारा 15 में क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन है। आप सोचोगे कि धारा 7 के बाद डायरेक्ट 15 कैसे आ गई, तो बीच में केंद्रीय सूचना आयोग का उल्लेख है। केंद्रीय सूचना आयोग का उल्लेख है। हम पढ़ रहे राजस्थान सूचना आयोग, तो धारा 15 क्या है? राजस्थान सूचना आयोग का गठन। राजस्थान सूचना आयोग का गठन धारा 15 में है। धारा 16 में क्या है? पदावधि और सेवा शर्तें। पदावधि अपन ने देख ली कितनी है? 365 है। भाई कार्यकाल अपन देख चुके हैं, कार्यकाल हम देख चुके हैं, 365 इसका कार्यकाल होगा, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। धारा 16 में क्या है? पदावधि और पद की शर्तें। धारा 17 में क्या है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जाना। धारा 15 में क्या है? धारा 15 में क्या है? गठन है। धारा 16 में क्या है? पदावधि या शर्तें हैं, पदावधि या शर्तें हैं। धारा 17 में क्या है? हटाना, कैसे हटाया जाएगा। धारा 18 पर ने देखा था पहले, शक्ति और कार्य, शक्ति और कर्तव्य कार्य। 19 में क्या है? धारा 19 में होगी अपील। धारा 19 में क्या है? अपील है। धारा 20 में क्या है? शास्ति या जुर्माना। और धारा 25 में क्या है? एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, जो कैसे देंगे? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, राजस्थान सरकार को रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। धारा 19 में क्या है? अपील है। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर
और द्वितीय अपील 90 दिवस के भीतर राज्य सूचना आयोग को की जाएगी। किसको? याद रखना है, द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को की जाती है। याद रखना कि द्वितीय अपील जो दूसरी अपील होती है वो राज्य सूचना आयोग को की जाती है। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या इस धारा की बात देख लीजिए वापस से। धारा 2 में परिभाषाएं है, धारा 3 में क्या है? सूचना का अधिकार है, धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं है, धारा 6 में क्या है? सूचना प्राप्त करने का अनुरोध है, धारा 7 में क्या है? अनुरोध का निपटारा है। उसके बाद धारा 15 में क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन है। धारा 15 ये याद रखना, ये वाली धारा याद रखना, स्टार्टिंग की तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा पर ये जरूर पढ़ लेना। धारा 15 में क्या है? धारा 15 में क्या है? गठन है। धारा 16 में क्या है? पदावधि है। धारा 17 में क्या है? हटाना है। और धारा 25 में क्या है? एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, धारा 18 में क्या है? कार्य शक्ति है। धारा 19 में क्या है? अपील है। धारा 20 में क्या है? शास्तीय जुर्माना है। तो ये 5-6 धारा जरूर पढ़ लेना। ठीक है, 15 के बाद में 20 तक, उसके बाद में 25वीं धारा जरूर पढ़ लेना। ठीक है, धारा 25 में एनुअल रिपोर्ट है। धारा 20 में क्या है? शास्तीय जुर्माना है। धारा 19 में अपील है, प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर, द्वितीय अपील 90 दिवस के भीतर। धारा 18 में क्या है? कार्य व शक्तियों का वर्णन है। धारा 17 में क्या है? पद से हटाना। कौन हटाएगा? राज्यपाल पद से हटाएगा। कब हटाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट जांच करके रिपोर्ट दे दे। ठीक है, आधार क्या है? कदाचार और असमर्थता। ठीक है, धारा 16 में क्या है? कार्यकाल कितना होता है? 370, है ना, याद रखना। धारा 15 में क्या है? गठन होगा, राज्य सूचना आयोग का गठन। धारा 15 में कौन करे गठन? राज्य सरकार गठन करती है। कौन करता है गठन? राज्य सरकार गठन करती है, याद रखना। उसके बाद है सूचना आयोग के अध्यक्ष। किसकी बात कर रहे हैं? सूचना आयोग के अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है? एमडी कौरानी, जो कि पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? एमडी कौरानी है, याद रखना। उसके बाद टी श्रीनिवासन है, उसके बाद सुरेश चौधरी है, उसके बाद देवेंद्र भूषण गुप्ता है, उसके बाद मोहनलाल लाठर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना इसको। एमडी कौरानी सॉरी, टी श्रीनिवासन, सुरेश चौधरी, डीवी गुप्ता, एमएल लाठर। ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन है? एमडी कौरानी है। दूसरा अध्यक्ष कौन है? टी श्रीनिवासन है। तीसरा अध्यक्ष सुरेश चौधरी है। तीसरा अध्यक्ष कौन है? सुरेश चौधरी है। उसके बाद डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता है। उसके बाद है मोहनलाल लाठर, जो कि आपके वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान सूचना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल लाठर है। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल लाठर है, इसको याद रखना। ठीक है, टी श्रीनिवासन। ठीक है, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमडी कौरानी है। सुरेश चौधरी याद रखना, डीबी गुप्ता याद रखना, मोहनलाल लाठर याद रखना। सुरेश चौधरी का कार्यकाल सबसे कम रहा। सुरेश चौधरी का कार्यकाल सबसे कम रहा। एमडी कौरानी का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? एमडी कौरानी का कार्यकाल सर्वाधिक था। वर्तमान सदस्य, भाई वर्तमान में मैंने बताया था आपको कि प्रस्तावित कितने हैं? 1+10 है। अधिकतम 1+10 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 1+3 है। तो 3 कौन कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारख और कौन है? टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारख और सुरेश चंद्र गुप्ता, ये 3 सदस्य है। अध्यक्ष कौन है? एमएल लाठर या मोहनलाल लाठर वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, मोहनलाल लाठर वर्तमान में सूचना आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? मोहनलाल लाठर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है, याद रखना। पहला था कौन? पहला कौन है? एमडी कौरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश चौधरी, डीबी गुप्ता। 5 नाम है, आपको याद हो जाने चाहिए। 5 नाम है, आपको 5 नाम याद रखने हैं। ठीक है, कि एमडी कौरानी, टी श्रीनिवासन, सुरेश चौधरी, उसके बाद में कौन? डीबी गुप्ता, और आपके कौन है? मोहनलाल लाठर, एमएल लाठर है, याद रखना। ठीक है, वर्तमान सदस्य याद रखना, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार परख और टीकाराम शर्मा। ठीक है, ये याद रखना।
सर्वाधिक कार्यकाल, अच्छा एक नाम याद रखना, प्रथम महिला सदस्य शीतल धनखड़। ठीक है, सूचना राजस्थान सूचना आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? शीतल धनखड़। ये प्रश्न याद रखना। राजस्थान सूचना आयोग की, सॉरी माफ करना, राजस्थान सूचना आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? शीतल धनखड़ है, सदस्य है ये शीतल धनखड़, सदस्य है, याद रखना। प्रथम महिला सदस्य कौन है? शीतल धनखड़ है, याद रखना। शीतल धनखड़ याद रखना, ये नाम याद रखना। ठीक है, अच्छा ये सुरेश चौधरी न्यूनतम कार्यकाल हो गया आपके। टी श्रीनिवासन, मोहनलाल लाठर, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है, जो सदस्य भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, सदस्य भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, याद रखना। वर्तमान सदस्य याद रखना, यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अपन एक साथ सॉर्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा गठन कब होता है? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब होता है? 13 अप्रैल 2006। कब होता है? 13 अप्रैल 2006 को। 2007 में विनियम बनाए गए न्यायिक कार्यों के लिए, 2007 में विनियम आया न्यायिक कार्यों के लिए। 370 इसका, सॉरी 70 तो मानवाधिकार आयोग को होता है। 365 इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। 365 कार्यकाल होता है। ठीक है, 1+10 इसकी संरचना है। 1+10 इसकी संरचना है, याद रखना। 1+10 क्या है? संरचना है, याद रखना। नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। और एक समिति की सिफारिश पर, है ना, उसमें कौन होता है? सीएम होता है, विपक्ष का नेता होता है और एक मंत्रिमंडल से होता है। एक मंत्रिमंडल से होता है। ठीक है, याद रखना। एक तो सीएम होगा, एक विपक्ष का नेता होगा और एक मंत्रिमंडल से होगा। 1+10 संरचना है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। कार्यकाल होता है 365 का। 2007 में विनियम बनाए गए न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए 13 अप्रैल 2006 को गठन हुआ था। कार्यालय हेडक्वार्टर आपके जयपुर में है। राजस्थान सरकार या राज्य सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय करती है, इसको याद रखना। कार्यालय जयपुर में है, राज्य सरकार इसको तय करती है, ये याद रखना। और क्या क्या देखना अपन को शॉर्ट में? ठीक है, त्याग पत्र कैसे देता है? त्याग पत्र हटाना ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, RTI एक्ट कब आता है? 2005 में। कब लागू होता है? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। ठीक है, ये स्लाइड देख लेना एक बार। ठीक है, वापस देख लीजिए अपन ने क्या क्या पढ़ा। राजस्थान सूचना आयोग, ठीक है, 2006 में 13 अप्रैल 2006 को गठन होता है। 2007 में विनियम आए न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए। 365 कार्यकाल होता है। 1+10 इसकी संरचना है। समिति सीएम, विपक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल एक व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करता है। ठीक है, RTI एक्ट 2005 आता है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो जाता है। शपथ राज्यपाल दिलाता है। त्याग पत्र और हटाता कौन है? राज्यपाल। त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करके देता है और हटाएगा कौन? राज्यपाल। हेडक्वार्टर जयपुर में है, हेडक्वार्टर राज्य सरकार तय करती है। ठीक है, याद रखना इस स्लाइड को। तो अपना राजस्थान का जो सूचना आयोग है वो कंप्लीट होता है आज। ठीक है, आगे जो बच्चे कुछ आयोग हैं, चाहे लोकायुक्त हो, निर्वाचन आयोग हो या जो वित्त आयोग है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। चैनल की जो क्लास है उसकी PDF आपको LNT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और आपको
प्रमाणिक 100% ऑथेंटिक कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे आरपीएससी के लिए हो या अधीनस्थ बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू भी करवाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है एग्जाम के तरीकों को समझने के लिए, या फिर जो नए पैटर्न बदल रहा है, जो एग्जाम्स का या फिर जो बोर्ड नए पैटर्न से पेपर ले रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं कि नए प्रश्न कैसे उठते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको। हम करंट अफेयर राजस्थान पॉलिटी की सीरीज हम जल्दी शुरू कर चुके हैं, और आप कंप्लीट होने वाली राजस्थान पॉलिटी, उसके बाद हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।